हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हेल गार्डन। हम आपके लेके आ गए हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 192। और जिन लोगों को इंतजार था क्वीन मेडुसा को देखने का, वेल दिस इज इट गाइस। इस एपिसोड से शुरू होता है क्लैन मेडुसा वाला आर्क। सो तैयार हो जाओ इंटेंस एक्शन के लिए। बट उससे पहले रिकैप हो जाए। जैसे पिछले एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें बताया गया था कि रून्स को खुले हुए 1 साल हो चुके हैं, क्योंकि अब सेक्ट कॉम्पिटिशन के शुरू होने के लिए 1 साल से कम का समय रह गया होता है। डिसाइपल्स लौटने लगे थे अपने सेक्ट्स में, जिससे अपने पूरे ध्यान को कल्टीवेशन पे लगा सके। वे जियान म्यूइंग होते एक जंगल के अंदर। ये जंगल रून्स के काफी करीब था। सरप्राइजिंगली इनसे थोड़ी दूर पे होता है एक और ग्रुप। ये ड्रैगन लविंग लीजन था। हमें मालूम पड़ता है कि ड्रैगन लविंग लीजन के कमांडर चिंटियान ने उस ड्रैगन स्पिरिट को अपने शरीर के अंदर ही सील कर लिया था, लेकिन लगता है ये थी उसकी गलती, क्योंकि अनडेड मिंग स्पैरो जो कि 2 सोल था, उसने ऐसा जानबूझ के किया होता है। जब चिंटियान रूम से बाहर आ जाता है, वो अनडेड मिंग सोल अपनी 2 लेवल की पावर को रिकवर कर लेता है। चिंटियान की सीक्रेट टेक्निक को तोड़ने में से बिल्कुल समय नहीं लगाता। इसकी वजह से चिंटियान बौखला गया होता है। फिर होती है ड्रैगन लविंग लीजन और अनडेड मिंग स्पैरो के बीच में खतरनाक बैटल। इस बैटल में कई ट्विस्ट और टर्न्स थे। एंड में जाके चिंटियान एक मेडिसिन पिल का इस्तेमाल करके अपनी पावर को ले गया होता है हाफ इमोर्टल लेवल पे। और क्योंकि अनडेड मिंग स्पैरो जस्ट र्यून से बाहर आया था, उसकी 2 लेवल की स्ट्रेंथ पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई थी। इस वजह से उसकी थोड़ी बैंड बजने लगती है। अंत में जाके उसे ड्रैगन लविंग लीजन की फॉर्मेशन से भागना पड़ा था। लेकिन लगता है इसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी, क्योंकि जब वो ड्रैगन लविंग लीजन से दूर जाके एक और जंगल में आराम करने का सोचता है, उसे सुनाई देती किसी और की आवाज। पत्थर के पीछे से एक फिगर बाहर आया था, जिसे डेंस घोंसली और ने घेर रखा होता है। इस फिगर के पीछे होती एक बड़ी सी रूलर। भाई इसका मकसद क्या है, चलो हम इस एपिसोड में जानते हैं। जब अनडेड मिंग स्पैरो उस फिगर को देखता है, उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। वो दांती मीस के बोलता है, डैम इट, क्या घटिया लक है। वो खुद पैदा हुआ था 2 सोल की पावर से। अगर वो इस पावर को दूसरी पार्टी के हवाले कर देता है, तो ये खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। हाउएवर उसके सामने जो मिस्टीरियस फिगर था, अनडेड मिंग स्पैरो उसकी स्ट्रेंथ को महसूस नहीं कर पाता। ऑफ कोर्स जो सामने फिगर होता है वो और कोई नहीं बल्कि जियान था। शुरुआत में मूनलाइट फेरी की डिसाइपल कैंग्यू ने जियान को ऐसा तरीका बताया था जिससे वो इस 2 सोल को सील कर सकता है। हाउएवर इसके ऊपर जीत हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। अच्छी बात है कि जब जियान म्यूइंग इस अनडेड मिंग स्पैरो को ड्रैगन लविंग लीजन से फाइट करके फॉर्मेशन से भागते हुए देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि 2 सोल चोटिल हो चुकी है। म्यूइंग जिम्मेदारी लेती है बाहरी एरिया का ध्यान रखने की, जिससे जियान को कोई डिस्टर्ब न कर सके। वहीं पे जब जियान अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला था, उसे एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। जियान पता है जब वो आगे बढ़ रहा होता है अनडेड मिंग स्पैरो की तरफ, उसका सोल ईटर टैलिस्मैन अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। ये रिलीज करता है घोस्ट एनर्जी को। जी बात ये थी कि घोस्ट एनर्जी जियान को अफेक्ट नहीं कर रही थी। फिर क्या इस मौके का फायदा उठा के वो खुद को घोस्ट रियल्म के एक मिस्टीरियस फिगर की तरह दिखाता है। लेकिन जियान को पता नहीं था कि पूरा कांड हो रहा है गोल्डन ड्रैकिंग की आज्ञा से। सोल ईटर टैलिस्मैन की स्पेस के अंदर गोल्डन ड्रैकिंग ने सोल ईटर लॉर्ड से बोला था, सोल ईटर लॉर्ड तुमने जो इविल पावर अब्सॉर्ब करी है, उसका श्रेय मेरे डिसाइपल को जाता है, क्योंकि अगर वो अपनी जान की बाजी नहीं लगाता तो तुम्हें उस प्योर इविल पावर को अब्सॉर्ब करने का मौका नहीं मिलता। अब समय आ गया जब तुम अपने वर्थ को दिखाओ। आगे का मामला साफ था। चलो हम फ्लैशबैक से वापस लौटते हैं। जियान की तरफ देखिए, वो अनडेड मिंग स्पैरो घुर्रा के बोलता है, अगर हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो, ज्यादा से ज्यादा हम दोनों को नुकसान होगा। लेकिन अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हें अपनी 2 सोल की पावर को ऐसे निगलने दूंगा, तो तुम सपना देख रहे हो। इसका रिप्लाई जियान ने शब्दों में नहीं दिया था। सोल ईटर टैलिस्मैन की प्योर डिवावरिंग पावर सीधे उसकी रूलर में ट्रांसफर होती है। अटैक का नाम होता है स्काई शैटरिंग रूलर 7th लेयर। फिर आती है 5th स्ट्राइक, जो की होती है प्रिजनर्स रूलर। ये दोनों रूलर ग्लो बहुत तेज थे। बैंग बैंग की आवाज के साथ हम अनडेड मिंग स्पैरो की बॉडी से टकराते हुए देखते हैं। इस टेरिफाइंग फोर्स में घोंसली पावर छिपी होती है। चीजें तब खराब होती हैं जब अनडेड मिंग स्पैरो अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल करके इस घोंसली पावर को अपने शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये पावर उसकी फ्लेम को भी सरप्राइज कर रही थी। हम अनडेड मिंग स्पैरो को आर्क की आवाज के साथ चिल्लाते हुए देखते हैं। जियान कुछ हैंडसीज को चेंज करता है, उसके सीधे हाथ में से और भी घोंसली पावर बाहर आई थी। ये घोंसली और ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बड़े से केज में, जिसके अंदर अनडेड मिंग स्पैरो फंस गया था। जब अनडेड मिंग स्पैरो अपनी फ्लेम्स को रिलीज करने की कोशिश करता है, वो फ्लेम्स उसकी बॉडी से बाहर नहीं आ पाती। वो जियान को देखे फ्रस्ट्रेशन से भरी आवाज में कहता है, डैम इट। इस 2 सोल को स्ट्रगल करते हुए देख जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं, हार मान लो, तुम इस कैद से आजाद नहीं हो सकते। जियान ने बस चिढ़ाने के लिए नहीं कहा था, इसमें सच्चाई भी होती है। अनडेड मिंग स्पैरो को कैद करने वाला केज ये सोल ईटर टैलिस्मैन की डिवावरिंग पावर से बना था। अगर इसके ऊपर हमले भी किए जाते हैं, वो पावर सिंपली डिवावर हो जाएगी। जब अनडेड मिंग स्पैरो की और टेक्निक्स काम नहीं आती, वो फाइनली एक जगह पे बैठ के जियान से बोलता है, हम भले ही तुमने मुझे कैद कर लिया हो, लेकिन मैं बता पा रहा हूँ कि तुम एक 2 एक्सपर्ट नहीं हो। तुम्हारे लिए जानना जरूरी है कि मेरी पावर को बस एक 2 ही अब्सॉर्ब कर सकता है। यहाँ तक बोलने के बाद वो हंसने लगा था। वो हंस के बोलते, हा तुम्हारी ये लिमिट है। वो जियान के चेहरे पर निराशा देखना चाहता था। अफसोस की बात है कि सेटिस्फैक्शन
रिफ्लेक्शन उसे मिलता नहीं है, बल्कि उसे सामने के फिगर के चेहरे पे एक मिस्टीरियस स्माइल दिखाई देती है। जियान अपनी रोब में से एक चीज को बाहर निकालते हुए बोलता है, ओह क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? जिस पर लैंडेड मिंग स्पैरो की नजरें उस चीज के ऊपर गई थी, उसके चेहरे पे जो स्मगनेस थी वो एक ही इंस्टेंट में गायब हो जाती है और उसे एक डीप शॉक रिप्लेस कर लेता है। उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई थी। वो कहते हैं, समखना, हम जियान के हाथ में एक छोटे से पेपर जैसी चीज को देख सकते हैं। ध्यान से देखने पे मालूम पड़ता है कि यह एक एनिमल स्किन, बस ये चीज अपने अंदर एक ओवरवेलमिंग ऑरी को छिपा के रख रही थी। अनडेड मिंग स्पैरो जो कि जैसे जैसे खुद को रिकवर कर पाया होता है, वो कहता है, ये तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली? जियान स्माइल के साथ बोलता है, ये मुझे कैंग्यू ने दिया। इस आंसर को सुनकर मिंग स्पैरो की आंखों में एक रियलाइजेशन वाली लाइट फ्लैश हुई थी। वो समझ जाता है कि मामला क्या है। वो तभी पूछता है, कैंग्यू क्या ये सच में तुमने उसे दिया है? एक पल के लिए रुकने के बाद वो बोलता है, वो लड़की कहाँ पे है? जियान बताता है, मैं कैंग्यू के साथ मिलके उन ज़ुआनमिंग ट्विन से पहले डील कर चुका हूँ। फिर उसके बाद वो किसी जरूरी काम से चली गई है। ये जियान के शब्द अनडेड मिंग स्पैरो के लिए थंडर जैसे होते हैं। ऐसा लगता है उसे 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। वो करीब 5-6 सेकंड तक शांत रहने के बाद बोलता है, तुम उन ज़ुआनमिंग ट्विन्स का कैसे सामना कर सकते हो? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इवन कैंग्यू भी इनके खिलाफ स्ट्रगल कर रही थी। फिर तुम जिसके पास दोषिया लेवल का ऑरा भी नहीं है, वो उन्हें कैसे डिफीट कर सकता है? जियान शब्दों पे समय बर्बाद नहीं करता, आंसर उसके एक्शन देते हैं। जैसे वो अपनी हथेली को खोलता है, हम फायर एटियन को उसके हाथ पे अपीयर होते हुए देखते हैं। जब अनडेड मिंग स्पैरो ने होली फ्लेम और वो सिल्वरी पार्चमेंट देखा था, वो फाइनली शांत हो जाता है। एक लंबे समय के बाद वो साय करके बोलता है, हाँ तुम सच में एक जीनियस हो। वो एक डिसीजन लेके बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। इस 2 सोल का सरेंडर करना जियान के लिए अनएक्सपेक्टेड था। वो कहता है, सच में तुम मुझे धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? ये सुन के अनडेड मिंग स्पैरो अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है, ओरिजिनली मुझे मूनलाइट फेरी और कैंग्यू ने बड़ा किया है। अगर कैंग्यू मेरी हेल्प नहीं करती तो मैं बहुत समय पहले ही मर चुका होता। क्योंकि उसने तुम्हें चुना है, मैं उसके जजमेंट पे भरोसा करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि जियान अब भी कंफ्यूज था, लेकिन वो इस मौके को गवाता नहीं है। जियान को कुछ और समय तक शांत रहते हुए देख वो अनडेड मिंग स्पैरो बोलता है, ठीक है अपनी रोब को हटाओ, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ और एटीट्यूड को देखना चाहता हूँ। क्या वो मेरे कंपेटेबल है? आखिरकार मेरी पावर को बस एक दोषन एक्सपर्ट ही ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन क्योंकि मैं भी कोऑपरेट करूंगा, मुझे लगता है कि दोषन एक्सपर्ट के लिए भी चीज पॉसिबल होनी चाहिए। इस बात ने जियान को होश में लाया था। उसके चेहरे पे एक ऑकवर्ड सी स्माइल आ गई होती है, लेकिन वो तब भी उस ब्लैक रोब को हटाता है। जब अनडेड मिंग स्पैरो को दिखाई दिया था अपने सामने एक नौजवान, उसके चेहरे पे स्टर्न एक्सप्रेशन दिखाई देता है। वो कहता है, तुम इतने यंग हो और तुम्हारा ये ऑरा कैसा है? क्या ये कल्टीवेशन बेस तो 6 स्टार दोदी के पीक स्टेज पे है? तुरंत अनडेड मिंग स्पैरो जो कि अभी एक इंसान के फॉर्म में था, उसके माथे पे कई काली काली लाइंस बन जाती हैं। वो कहता है, व्हाट द हेल, ऐसी स्टैंड के साथ तुमने होली फ्लेम को हासिल कैसे किया? और कैंग्यू का अप्रूवल, अनडेड मिंग स्पैरो के सारे शब्द जियान के दिल को चकनाचूर कर रहे थे। अगर वो पहले ही मजबूर नहीं होता तो शर्म की वजह से वो वापस लौट चुका होता। जियान अपने कंधे फैला के बोलता है, वेल ये तो मुझे भी नहीं पता है। अनडेड मिंग स्पैरो का एक्सप्रेशन और भी सीरियस होते जा रहे थे। वो कहते हैं, नहीं तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत कमजोर है, अगर तुम मेरी पावर को ऑब्जर्व करने का अटेम्प्ट करते हो तो तुम फट जाओगे। जियान भौं से गोड़ के बोलता है, तो सॉल्यूशन क्या है? अनडेड मिंग स्पैरो की नजरें जाती है उस सिल्वर पार्चमेंट की तरफ जो जियान के डेढ़े हाथ में था। वो कहता है, ये पेपर ये कैंग्यू का बस टोकन नहीं है, बल्कि एक पावरफुल सील भी है। मैं टेम्परेरी अपनी पावर को तुम्हारे अंदर सील कर सकता हूँ, फिर जब तुम फ्यूचर में पावरफुल बनोगे इसे तब तुम सेफली अब्सॉर्ब कर सकते हो। जियान कुछ समय तक हेजिटेट करने के बाद नोट कर देता है। वो कहता है, चलो शुरू किया जाए। इमोर्टल मिंग्यू ने आखिरी वार्निंग दी थी। वो कहता है, ये प्रक्रिया बिल्कुल आसान नहीं होगी, अगर तुम इसे सह नहीं पाते हो तो फिर परिणामों के लिए तैयार रहो। यार कॉन्सिक्वेंसेस के लिए जियान हमेशा तैयार था। वो बोलता है, डोंट वरी, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। अनडेड मिंग्यू फाइनली प्रोसेस शुरू करता है। जियान ने वो प्रिजनर रूलर टेक्निक भी हटा दी थी। जब सोल ईटर लॉर्ड को लगता है कि जियान के ऊपर से खतरा हट गया, वो सोल ईटर टेलिस्मैन की पावर वापस ले लेते हैं। जिन लोग भी वापस लौट गए स्टोरी रिंग में, जियान के साथ जो भी हो रहा है उसे देख के गोल्डन ड्रैगन की आंखों में सेटिस्फेक्शन दिखाई देता है। वो कहते हैं, इस लड़की का फ्यूचर सच में लिमिटलेस है। अगर इसे अनडाइंग होली फ्लेम मिल जाती है तो ये कहां तक पहुंचेगा मैं भी इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। ये कह के गोल्डन ड्रैगन की आंखों में एक अजीब लाइट फ्लैश हुई थी। ये एक डेंजरस लाइट थी। वो कहते हैं, अब ज्यादा समय नहीं बचा। सीन बाहर लौटा था क्योंकि दोनों पार्टीज के बीच में स्ट्रेंथ का काफी बड़ा गैप होता है। जियान पूछते हैं, मुझे क्या करना होगा? अनडेड मिंग स्पैरो बताता है, भले ही हम 2 स्पिरिट के एट्रीब्यूट और फॉर्म्स को ले सके, लेकिन हम एसेंशियली एक पावर है। जैसा कि तुम मेरे एक इंसानी रूप को देख पा रहे होगे, लेकिन इसकी असलियत अलग ही है। इसे रियल नहीं बल्कि एक एनर्जी बॉडी कंसिडर किया जा सकता है। जब तुम मुझे डिवावर करोगे तो मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ का हिस्सा बन जाऊंगा। फिर जब फ्यूचर में तुम्हारी पावर एक स्तर को छुएगी तुम मेरे एट्रीब्यूट को इस्तेमाल कर पाओगे। अनडेड मिंग्यू का कहने का मतलब ये था कि जब जियान 9 स्टार दोदी या दोशियन लेवल तक पहुंचेगा तब उसके पास अनडेड मिंग स्पैरो वाली एबिलिटीज भी होंगी। वो आगे बोलता है, हाल फिलहाल तुम मेरी पावर को अपनी द्विकीय सी के अंदर पहुंचाओ। ये सुनकर जियान नॉड
करता है। वैसे भी जियान की द्विकीय सी के अंदर कई पावरफुल एंटिटीज मौजूद थे। इनमें होता है होली फ्लेम क्रिस्टल जो उसकी होली फ्लेम के सोर्स को रखता है, और फिर था वो फ्लेम बीस्ट जो जियान की सारी एनर्जी का कंबाइंड फॉर्म है और उस इलाके का एक और हिस्सा होने वाला था। यहाँ पे सील होगी 2 स्पिरिट की पावर। डेड मिंग्यू बोलता है जब तुम तैयार हो तो हम शुरू करते हैं। मुझे सील करना डिवावर करने से अलग होगा, ये ज्यादा लंबा समय नहीं लेगा, लेकिन ये काफी पेचीदा काम है। जब ये सील कंप्लीट होगी मेरी कॉन्शियसनेस गहरी नींद में चली जाएगी। मैं दोबारा तब जागूंगा जब तुम मुझे डिवावर करोगे। समय के दौरान तुम्हें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अगर औरों को मालूम पड़ जाता है कि तुम्हारे अंदर एक 2 सोल सील है तो वो उसे हर कीमत में बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे इन चेतावनियों की जरूरत नहीं थी, जियान इन चीजों को पहले जानता था। हाउएवर अनडेड मिंग सोल की बात को सुन के एक बात क्लियर हो गई है, जैसे ही फाइटिंग स्पिरिट सील होती है, जब तक जियान की कल्टीवेशन एक सर्टेन लेवल तक नहीं पहुंच जाती वो इस पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। एरोसे से कोई शिकायत भी नहीं थी, क्योंकि अनडेड मिंग स्पैरो एक फायर एट्रीब्यूट की 2 सोल है, ये जियान से कंपेटेबल होती है। जब वो 2 लेवल में ब्रेक थ्रू करेगा उसे 2 स्पिरिट की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। अनडेड मिंग बोलता है ठीक है, तुम अब उस मिस्टीरियस पेपर को अपनी द्विकीय सी के अंदर भेजो। जियान नोट करता है, उस पेपर को ले जाता है अपने माथे के पास। तुरंत फिर होता है एक वॉर्टेक्स। लगता है उस पेपर ने भी कुछ सेंस कर लिया था, उसमें से जुइंग जुइंग की आवाजों के साथ कुछ सिल्वरी रिपल्स फैलने लगती हैं। ये देख अनडेड मिंग स्पैरो बोलता है केयरफुल, ये कोई नॉर्मल पेपर नहीं है। खैर चेतावनी पे जियान ने कोई ध्यान नहीं दिया था। अपनी सोल पावर को पेपर से लिपेट के वो इसे अपने द्विकीय सी के अंदर भेज देता है। द्विकीय सी के अंदर अभी वो फ्लेम भी सो रहा होता है, लेकिन तभी हम उसके कान को फड़फड़ाते हुए देखते हैं। अचानक से उसकी आंखें खुली थी और वो सीधा उस पेपर के ऊपर टिक जाती है। जिस तरीके से फ्लेम बीस्ट इस पेपर को घूर रहा होता है, लगता है चीज उसके सामने एक चैलेंज थी। द्विकीय सी में गूंजने लगती है गुर्राने की आवाजें। अच्छी बात है कि इसी मोमेंट पे जियान का फिगर अपनी सोल के फॉर्म में द्विकीय सी में अपीयर हुआ था। वो फ्लेम बीस्ट से बोलते रिलैक्स, ये तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं है। वो फ्लेम बीस्ट जियान की लैंग्वेज समझता था। इन शब्दों को सुन के वो गुर्राते हुए फिर से 2 चक्कर काट के वहीं बैठ जाता है। बाहरी दुनिया में अनडेड मिंग स्पैरो लगातार जियान के माथे को देख रहा था। वो जियान से कहता है मुझे तुम्हारी द्विकीय सी के अंदर कुछ अनयूजुअल सा फील हो रहा है। जियान नोट करके बोलता है मुझे भी इसके बारे में साफ पता नहीं है। अभी मेरा द्विकीय सी पूरी तरह से कंप्रेस हो चुका है, लेकिन ये पूरी तरह से खाली भी है। अगर मेरी बॉडी की फोर्सेस की बात करी जाए तो उनके नाम पे बस ये फ्लेम बीस्ट मौजूद है। हालांकि शब्द जियान ने काफी कैजुअली बोले होते हैं, लेकिन अनडेड मिंग स्पैरो के लिए बड़े शौक का कारण थे। ऐसा लगता है उसने एक भूत को देख लिया हो। वो कहता है क्या? ऐसे रिएक्शन को जियान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो पूछता है सीनियर इशू क्या है? अनडेड मिंग स्पैरो बताता है लड़के तुझे एहसास नहीं है कि तू कितना लकी है। जब एक दूसरी क्लास का एक्सपर्ट कल्टीवेट करता है उसका ध्यान होता है अपनी द्विकीय सी को कंप्रेस करने पे। कल्टीवेशन में आगे बढ़ते बढ़ते ये प्रोसेस और भी कठिन होती जाती है। जब हम दूसरी क्लास तक पहुंचे होते हैं हमारा द्विकीय सी पहले ही कई बार एक्सपेंड हो चुका होता है। थोड़े से फिर से एक छोटे से बिंदु तक खींच के लाना लोगों के लिए इम्पॉसिबल बात होती है। इस दुनिया में इतने कम दूषण एक्सपर्ट्स के होने का यही कारण है, लेकिन तुम्हारा केस अलग है। क्या ये होली फ्लेम की वजह से या किसी और चीज की वजह से? मैं हालांकि इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी द्विकीय सी ने खुद को अपने आप ही कंप्रेस करना शुरू कर दिया है। भले ही तुम्हारे लिए स्लो हो, लेकिन औरों की नजरों में जादू से अलग नहीं है। जहाँ पे भी तुम्हारी स्ट्रेंथ 6 स्टार दूधी के पीक पे है, मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारी द्विकीय सी के अंदर जो एनर्जी मौजूद है वो किसी 7 स्टार दूधी की परफेक्शन लेवल तक पहुंच चुकी है। हाँ, जब तुम 2 शान में ब्रेक थ्रू करोगे ये चीजें तुम्हारे लिए खुद क्लियर हो जाएंगी। ये पूरी नॉलेज जान के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। वो अपने सर को हिला के बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि जिसे मैं डिजास्टर समझ रहा था वो इतनी बड़ी खुशखबरी है। अनडेड मिंग बोलता है ऑलराइट, अभी सेलिब्रेट करने का समय नहीं है, चलो मुझे पहले सील करो। ये कह के अनडेड मिंग की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगी थी। वो हाथ धीरे धीरे बदलते एनर्जी में, फिर ये चमकती हुई गहरी लाल एनर्जी जियान के द्विकीय सी के अंदर चली जाती है। जैसे इस एनर्जी ने द्विकीय सी में एंटर किया था हम जियान को कांपते हुए देखते हैं। उसके द्विकीय सी में बूम 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 की साउंड के साथ बड़े बड़े एक्सप्लोजन होने लगे थे, और साथ में आता ऐसा दर्द जो जियान के चेहरे को डिस्टॉर्ट कर रहा था। अनडेड मिंग की आवाज जियान के दिमाग में पहुंचती है। वो कहता है लड़के तुझे अपने आप को संभालना होगा। वो जानता था कि भले जियान के पास उस मिस्टीरियस पेपर की हेल्प हो, तभी वो इमोर्टल लेवल की 2 सोल है। इस पावर को कंटेन करना इतना आसान नहीं होने वाला। जियान गहरी सांस लेके अपनी दांती मीस लेता है। उसकी आंखों में हम खून को देख सकते हैं, लेकिन पीछे जाने का अब समय नहीं होता। हम जियान के शरीर के सारे रोंगटों में से वो लाल रंग की एनर्जी को बाहर आते हुए देखते हैं। साफ तौर पे एनर्जी जियान के लिए ओवरवेलमिंग थी। वो आसमान की तरफ रोर करके बोलता है फ्लेम राइज। उसके साउंड के साथ फ्लेम एक्टिवेट हुई थी। ये पहले जियान की सारी त्वचा को ढकती है और फिर इसने ढकना शुरू किया था उसकी नसों को। हालांकि होली फ्लेम ने इस एनर्जी का लीक करना बंद कर दिया था, लेकिन ये दर्द को उल्टा बढ़ा देती है। इस जंगल में गूंजती किसी के दहाड़ने की आवाजें। ये पेनफुल साउंड्स थे, लेकिन जिस तरीके से जियान हार मानने के लिए तैयार नहीं था, इसने अनडेड मिंग को और भी इम्प्रेस कर दिया होता है। वो कहता है जैसी दृढ़ता इस लड़के के अंदर है, इसके फ्यूचर को प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता। लगता है मैंने सच में अच्छी चॉइस की है। ये थे अनडेड मिंग स्पैरो के
आखिरी शब्द हम दुई किसी के अंदर उस पूरी रेड एनर्जी को उस रहस्यमयी चमकते हुए कागज के अंदर जाते हुए देखते हैं। जियान के टॉर्चर चलता रहा था कुछ और मिनट्स तक। फाइनली वो दर्द शांत होने लगा था। अंत में जाके हम उसे जमीन पर गिर के हाँफते हुए देखते हैं। वो खुद से बोलता है आह ये हो गया। इसी मोमेंट में हवा के फटने की आवाज सुनाई देती है। हमें तेजी से एक ब्लूइश फिगर आगे बढ़ते हुए दिखाई दिया था। ध्यान से देखने में मालूम पड़ता है ये थी म्यूइंग। जमीन पर पड़ी जियान को देख के वो चिल्ला के बोलती है जियान। इस लड़की को देख के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहता है ये काम कर गया। ये सुन के म्यूइंग को रिलीफ फील होता है। वो जियान को सपोर्ट करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन बदलाव बस इसी पल हुआ था। दोनों के पैरों के नीचे इनविजिबल वोर्टेक्स अपीयर हुआ था जिसने दोनों को निगल लिया था। स्पेस वोर्टेक्स के अंदर म्यूइंग को एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग आती है। ये उसके भाई का ऑरा था। जिस मोमेंट में म्यूइंग और जियान दोनों गायब हुए थे, बस दूसरे सेकंड यहाँ पे एक और फिगर अपीयर हुआ था। ये था ज़ोलिन रॉयल फैमिली का मेंबर। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वही बुड्ढा था जो अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर पर रहता है। वो दांती मीस के बोलता है डैम इट, मुझे यानची से आखिरकार दूसरी होली फ्लेम की इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन लगता है मैंने फिर से देरी कर दी। कुछ और बड़बड़ाने के बाद हम उस बुड्ढे को फिर से गायब होते हुए देखते हैं। वहीं पे जियान और म्यूइंग लगता है ये दोनों जस्ट क्रिटिकल डेंजर से बचे हैं और इन्हें बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि यानची था। फाइनली सीन चेंज होता है। जब हमारी आंखें खुली थी चारों तरफ सुनहरा दिखाई देता है। ये था एक गोल्डन डेजर्ट जो बिल्कुल एंडलेस लग रहा था। वो सोने जैसा चमकने वाला रेत जो कि चारों तरफ फैला होता है। इसके अंदर जानलेवा खतरे छुपे होते हैं। इसी सुनसान रेगिस्तानी इलाके के अंदर एक ऐसा इलाका भी था जहाँ चहल पहल होती है। ये जगह थी मेडुसा क्लैन का बेस और हम देखते हैं एक बड़े से हॉल को। लगता है हॉल में ग्रैंड सेरेमनी चल रही थी और उनके साइड में खड़ी होती है शेफू जो मेडुसा क्लैन की गार्डियन थी। शेफू अनाउंस करती है आज से हमारे मेडुसा क्लैन के पास एक नई क्वीन है। मेडुसा क्लैन की नोट्राइब्स में शेफू का इन्फ्लुएंस फैला हुआ था, लेकिन न्यू डोंग के बहलाने की वजह से एक ट्राइब पूरी तरह से भटक जाती है। इस वजह से अब मेडुसा क्लैन में बस 8 ट्राइब्स थी। एवेंजर ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। सीन थोड़ा ऊपर का दिखाया जाता है। ये था वो थ्रोन जो एमेथिस्ट से बना होता है। इसके ऊपर ऐसे ब्यूटीफुल फिगर बैठी हुई थी जैसे देखने वालों की सांसें रुक जाएं। उस फिगर की वो कोड लेकिन लुभाने वाली आंखें अपने सामने ट्राइब लीडर्स को देखती हैं। वो कहती है ओल्ड स्नेक तुमने काफी अच्छा काम किया। ट्राइब लीडर्स में से आगे आती है ब्लू एंड व्हाइट स्नेक। वो पूछती है क्वीन आपको सिक्लूजन में गए हुए काफी समय हो चुका है, मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी कैसी प्रोग्रेस है। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक मेडुसा क्लैन की एक पावरफुल एक्सपर्ट होती है, लेकिन चिंटियन के खिलाफ फाइट करते समय उसे गहरी चोटें पहुंची। उन चोटों की वजह से उसकी स्ट्रेंथ बस 9 स्टार 2 की रह गई। इसी वजह से ब्लू एंड व्हाइट स्नेक अपनी पुरानी पोजीशन को छोड़ देती है। वो सर्व करती थी बस क्वीन मेडुसा को। एमेथिस्ट थ्रोन के ऊपर बैठी काइलिन अपनी पलकें झपकाती हुई बोलती है मेरी स्ट्रेंथ स्टेबलाइज हो चुकी है। अगर मैं अब दूसरे रियल में ब्रेक थ्रू करना चाहती हूँ तो उसमें समय लगेगा। इन शब्दों के साथ हॉल में एक रिपल फैली थी। योरा बस माली को टारगेट करता है जो मेडुसा क्लैन के लीडर्स में से एक होता है। हालांकि जब इस ओवरवेलमिंग ऑरे को बाकी लोग भी सेंस करते हैं, इन सब के एक्सप्रेशन शिफ्ट होते हैं। लीडर्स में से एक बंदा मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू शेफू से बोलता है शेफू ये लड़की कहाँ से आई है हमें पता नहीं है, भले इसने हमारे मेडुसा क्लैन की लेगेसी को हासिल कर लिया हो, लेकिन तब भी हम इसकी इच्छाओं के बारे में नहीं जानते। अगर हम इसके रूल के सामने सबमिट करते हैं, ये बोलने वाला और कोई नहीं बल्कि स्नेक किंग होता है जो 9 स्टार 2 की 4 टर्न पे होता है। लगता है स्नेक एनचेंटिंग ट्राइब के लीडर मिलेन को समझ में आ गया था कि स्नेकिंग क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो खुली आवाज में कहता है हाँ स्नेकिंग क्या तुम भी असलियत को स्वीकार नहीं करना चाहते। जब स्नेकिंग देखता है कि उसका भांडा फूट गया है और ये बात छिपाई नहीं जा सकती, वो शेफू की तरफ मुड़ के बोलता है शेफू आप क्या सोचती हो। फाइनली क्वीन के बगल में खड़ी शेफू अपनी नजरों को स्नेकिंग के ऊपर ले जाती है। हॉल में बबूम की आवाज के साथ एक टेरिफाइंग ऑरा फैला था। जहाँ कायले ने बस अपने ऑरे की रिपल फैलाई थी, शेफू अपने प्रेशर को रिलीज करते हैं। इस प्रेशर को फील करके स्नेकिंग के एक्सप्रेशन तुरंत ही डार्क हो जाते हैं। वो कहता है हाफ इमोर्टल। जब शेफू एक्शन लेने वाली थी, कायलिन कहती है ओल्ड स्नेक चिंता मत करो, मैं इसे खुद हैंडल कर सकती हूँ। फिर वो मुड़ती है चिंगियान और चिंगी की तरफ जो सिंहासन के दूसरी तरफ खड़ी हुई थी। कायलिन कहती है चिंगियान चिंगी तुम दोनों पीछे रह के मेरा इंतजार करो। ये सुन के दोनों लड़की नोट करती हैं। चिंगियान नाम होता है इस लड़की का जिसके पास थी 3 फ्लावर आइज। ये मेडुसा क्लैन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वही पे चिंगी मेडुसा क्लैन की एक जीनियस होती है। वो पोजेस करती थी 3 कलर डिवावरिंग पाइथन ब्लड लाइन। कायलिन खड़ी होती है अपने थ्रोन से और उसने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया था। अचानक से हॉल डार्कनेस से गिरने लगता है। ये देख के स्नेकिंग के एक्सप्रेशन और अगली हो जाते हैं। वो मनी मन में कहता है पागल औरत। जब अगली बार उसकी नजरें उठती हैं, कायलिन का फिगर उसके जस्ट सामने आ गया था। वो पूछती है स्नेकिंग क्या तुम्हें मेरे रूल से कोई परेशानी है। जब वो पैनी आंखें देखती है स्नेकिंग की आंखों में, स्नेकिंग को ऐसा लगता है जैसे एक आसमान को छूने वाला टेरिफाइंग पाइथन बीस्ट उसे अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। इमेंस मेंटल प्रेशर इतना खतरनाक था कि स्नेकिंग के पसीने छूट गए थे। अब फाइनली उसके अंदर कोई विद्रोह की भावना नहीं रह जाती। वो सच झुका के बोलता है नहीं। इसी आंसर का कायलिन इंतजार कर रही थी। वो कहती जब मैंने
मेडुसा क्लैन से इनहेरिटेंस हासिल करी। मुझे इनहेरिटेंस को देने वाले को मैंने एक प्रॉमिस किया था और उस वादे की वजह से मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर वो प्रॉमिस नहीं होता तो तुम सबकी लाइफ और डेथ मेरे लिए मायने नहीं रखती थी। ये पहने पहने शब्द एकदम अथॉरिटी से भरे होते हैं। वो कहते इसलिए ध्यान से सुनो, मुझे परवाह नहीं है कि मेरे रूल से पहले मेडुसा क्लैन कैसा था, लेकिन अब से मैं जो कि स्नेक ट्राइब की क्वीन हूँ, तुम सब मेरे रूल के अंडर हो और मैं कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करूंगी। फाइनली इस मोमेंट पे एक लो मफल्ड बूम की आवाज के साथ कालिन की बॉडी से एक टेरिफाइंग ऑरा रिलीज होता है। ये अपने साथ लाता है एक 10 रंग की रोशनी को। जैसे वो लीडर से इस ऑरा के कांटेक्ट में आए थे, थर्ड 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 की साउंड के साथ इन सबके घुटने जमीन से टकराते हैं। कालिन फिर से स्नेक किंग की तरफ मुड़ती है। वो कहती स्नेक किंग क्या तुम समझ गए? अब तक स्नेक किंग भी घुटने टेके हुए था और उसकी बॉडी लगातार ट्रेम्बल हो रही होती है, लेकिन इस ओवरवेलमिंग पावर के सामने सारा विरोध बेकार था। वो कहता है मैं समझ गया। ये सुन के कालिन का फिगर अपनी जगह से गायब होता है। वो अपीयर होती है थ्रोन पे। कालिन कहती है लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि मैंने मेडुसा क्लैन की क्वीन बनना स्वीकार किया है। मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगी। मेरे रूल के अंडर तुम सबको हाफ इमोर्टल स्ट्रेंथ तक पहुंचने का मौका मिलेगा। फिर जहाँ तक बात रही दोशियान लेवल की, ये डिपेंड करेगा तुम्हारी किस्मत पे। कालिन की ऐसी बात को सुन के सारे लीडर्स के चेहरे पे सरप्राइज फ्लैश हुआ होता है। वो कहते हैं हाफ इमोर्टल मेडुसा क्लैन के लिए स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना बहुत जरूरी होता है। स्पेशली क्लैन के जो हाई रैंकिंग एल्डर्स थे वो कई सदियों से अपनी उन्हीं लेवल पे अटके होते हैं, लेकिन अब जो क्वीन खुद कह रही है कि वो सबको हाफ स्टेप दोशान तक पहुंचने का मौका देगी, ये सारे लीडर्स के दिमाग में एक बड़ा बदलाव करता है। वे लीडर्स इस अथॉरिटी को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। अगर वो इस दोशान क्वीन के अंडर यूनाइट होते हैं तो डेजर्ट में मेडुसा क्लैन को छूने वाला कोई नहीं होगा। इस तरीके से उनके पास पावर होगी ज्वाले रॉयल फैमिली को चैलेंज करने की। ये वही फोर्स थी जिसकी वजह से मेडुसा क्लैन को इस चिलचिलाती हुई धूप और इस बंजर रेगिस्तान में अपना आशियाना बनाना पड़ा। ये सब विचार चल रहे होते हैं लीडर्स के दिमाग में, लेकिन ये सब फिर से अलर्ट मोड में तब आते हैं जब इनके ऊपर से पैनी नजरें गुजरती हैं। कालिन कहती क्योंकि मैटर सेटल हो गया, चलो क्लैन को इकट्ठा किया जाए। स्नेक किंग मेरे ऑर्डर को पास करो। ट्राइब में जो भी सस्पिशियस इंडिविजुअल्स मौजूद हैं उन सबको खत्म कर दो। हम खतरों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। क्वीन मेडुसा की पहली कमांड इतनी खतरनाक थी, इतने सबकी बोलती बंद कर दी होती है। हॉल में साइलेंस रहता है कुछ और सेकंड्स तक। फिर स्नेक किंग बाव करके बोलता है माय क्वीन, जैसी आपकी इच्छा। स्नेक किंग जस्ट मुड़ के पीछे जाने वाला था, तभी कालिन बोलती है जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। हमारे लिए अंदरूनी मामले तो जरूरी है ही, लेकिन हमारा असली फोकस होना चाहिए हमारे असली दुश्मन पे। ये बोलते बोलते उसकी आंखें किलिंग इंटेंट से भर गई होती है। कालिन कहती है ज्वाले रॉयल फैमिली ने बिना परमिशन के हमारी ट्राइब में घुसपैठ करने की कोशिश करी और इसकी वो कीमत चुकाएंगे। ये शब्द सारे लीडर्स के दिलों में आग लगा देते हैं। सबकी आंखों में पैनी लाइट दिखाई देती है। चीयर्स की शुरुआत करता है इंचेंटिंग ट्राइब का लीडर। वो कहता है लॉन्ग लिव क्वीन मेडुसा। अब ज्वाले रॉयल फैमिली को सबक सिखाने का समय आ गया है। ये शब्द किसी चिंगारी की तरह काम करते हैं। हॉल में गूंजने लगती हैं और भी चीयर्स की आवाजें। कई हजार सालों में पहली बार मेडुसा क्लैन को एक ट्रू रूलर मिला है और अब टाइम आ गया है वॉर का। इन सभी के जोश को देख के कालिन कुछ समय तक कुछ बोलती नहीं है। जब लीडर्स फिर से होश में आए थे वो रियलाइज करते हैं कि बिना एक असली रूलर के उनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। स्नेक किंग बोलता है माय क्वीन, हम ज्वाले रॉयल फैमिली के बारे में क्या करने वाले हैं? मेडुसा क्लैन की 9 ट्राइब्स को ज्वाले रॉयल फैमिली के दोशन एक्सपर्ट्स का डर होता है। इसी कारण की वजह से अब तक एक्शन नहीं ले रहे थे। कालिन थोड़ा भौं से कोड के बोलती है भले इस समय हमारी स्टैंड ज्वाले रॉयल फैमिली से पीछे ना हो, तब भी उन्हें हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी। अगर वो इतने समय से ज्वान सेंटिन में टिक पाए तो इसका कोई न कोई कारण जरूर होगा। शेफूक कहती है कहा जाता है ज्वाले रॉयल फैमिली का दोशियान ये वीके ज्वालिंग किंग का फादर है। वो बेसिकली पिछला किंग था और मुझे लगता है अब उसका कल्टीवेशन बेस 1 स्टार दोशियान की मिड स्टेज तक पहुंच गया होगा। कालिन को सोचने के बाद बोलती है अगर ऐसी बात है तो मुझे भरोसा है कि मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ। अगर सही मौका मिला तो उसे खत्म करना बड़ी बात नहीं होगी। अपनी क्वीन की बात को सुनकर लीडर्स को भी कॉन्फिडेंस आने लगता है। एक व्यक्ति हंस के बोलता है ही ऑफ कोर्स माय क्वीन, आपकी 1 स्टार दोशियान की परफेक्शन की स्ट्रेंथ इसका ज्वाले रॉयल फैमिली का दोशियान कैसे सामना कर सकता है? ये सुन के और लोग नोट करते हैं, लेकिन शेफू के चेहरे पे भी कोई स्माइल नहीं होती। वो सालों आवाज में कहती है भले मैं पिछले कई सालों से बाहर न आई हूँ, तभी मेरे कनेक्शन चारों तरफ फैले हुए हैं। मुझे मालूम पड़ा है कि ज्वाले रॉयल फैमिली इसके सोलोमन सैक के अलावा और भी कई मिस्टीरियस फोर्सेस से कनेक्शंस हैं। मुझे लगता है वो सोल क्लैन से भी जुड़े हुए हैं। जैसे शेफू के मुंह से सोल क्लैन शब्द बाहर निकला था, कालिन के हाथ में से क्रिक की आवाज आती है। उस जगह का स्पेस चर मरा गया था। फिर वो अपने आप को हील करता है। कालिन कहती है सोल क्लैन। शेफू नोट करके बोलती हाँ इस रहस्यमय क्लैन का इन्फ्लुएंस इस पूरे दूधी कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। भले सोल क्लैन के हेडक्वार्टर हमारे ज्वालिंग कॉन्टिनेंट में मौजूद न हो, लेकिन ज्वालिंग कॉन्टिनेंट में सोल क्लैन का जो ओवरसीयर है वो एक जेन्युइन दोशियान लेवल का एक्सपर्ट है। उसकी स्ट्रेंथ 1 स्टार दोशियान की लेट स्टेज तक होगी। और अगर बात करिए सोलोमन सैक की तो उनका स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट है उनका सैक मास्टर। इसकी स्ट्रेंथ हाफ इमोर्टल लेवल की है और वो हमारे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसी कालिन दूधी वर्ल्ड में अपीयर हुई थी उसे सीधा इनहेरिटेंस
टेंस ग्राउंड में भेज दिया गया था। इस वजह से बाहरी दुनिया की उसे ज्यादा जानकारी नहीं होती है। वो कहती है एक 1 स्टार मिड स्टेज लेवल का दोषियान और एक दोषियान लेट स्टेज का। लगता है चीजें इतनी आसान नहीं है। उसके विचारों को रोकते हुए एक लीडर बोलता है, माई क्वीन ज्वालिन रॉयल फैमिली ये 3 पावरफुल आर्मीज को कमांड करती है। ये टाइगर फैंग लीजन और वुल्फ ईगल लीजन। लेकिन मेडुसा क्लैन की सबसे पावरफुल लीजन वो ड्रैगन लविंग लीजन है। स्नेक ट्राइब का लीडर फिर इन तीनों लीजन्स के बारे में बताता है। मैं भी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। अगर आपने ज्वालिन रॉयल पॉइंट वाला आर्क देखा होगा तो आपके पास इन तीनों लीजन्स की अच्छी जानकारी होगी। ज्वालिन रॉयल फैमिली की फोर्सेस के बारे में सुन के कैलिन के एक्सप्रेशन और भी सीरियस हो जाते हैं। वो पूछती है और हमारी मेडुसा क्लैन की स्ट्रेंथ कैसी है। शेफ को बताती है आपकी पावर को छोड़ के क्वीन हमारी ट्राइब के पास भी एडवांटेज है। अगर ज्वालिन रॉयल फैमिली के पास दोषियान एक्सपर्ट नहीं होता तो हम अब तक उन्हें धूल में मिला चुके होते। ये सुन के कैलिन नोट करती है। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो तैयारियां तुरंत शुरू करो। जैसे सब कुछ रेडी होता है हम ज्वालिन रॉयल फैमिली के ऊपर हमला कर देंगे। इस बार मैं ज़ोन सेंटियन में मेडुसा ट्राइब की पावर को स्टेबलाइज करना चाहती हूँ। जवाब देने वाले 8 लीडर साथ में थे। वो सब हाँ हाँ बोलते हैं। इन सबको बताता कि आज से मेडुसा क्लैन फिर से डोमिनेशन के लिए निकलेगा। सिंहासन के बगल में खड़ी चिंगियान पूछती सिस्टर कैलिन क्या आप सच में युद्ध के लिए जा रही हो। कैलिन उसकी तरफ नोट करके स्माइल के साथ बोलती चिंता मत करो मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहने के बाद उसके एक्सप्रेशन थोड़े से स्टर्न हो जाते हैं। वो दोनों लड़कियों से बोलती लेकिन तुम दोनों अपनी कल्टीवेशन में ध्यान दो। अगर लौटते समय मैंने तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं देखी तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। कैलिन की धमकी को सुन के दोनों लड़कियां नोट करती हैं। ये फिर ब्लू एंड व्हाइट स्नेक के साथ ट्रेनिंग के लिए चली गई थी। अब इस ग्रैंड हॉल में कैलिन और शेफू रह जाते हैं। कैलिन आसमान की तरफ देख के बोलती ओल्ड स्नेक तुम्हारे ऊपर सच में काफी ज्यादा लोड है। शेफू ये सुन के अपने सिर को हिलाती है। वो कहती है असली बर्डन तो आपके सर पे है। उनकी उम्र तक पहुंचते पहुंचते अब पर्सनल स्ट्रेंथ उनका कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था। वो बस अपने क्लैन को फलते फूलते देखना चाहती थी। हॉल में फिर से एक शांति फैल जाती है। लगता है दोनों चले गए होते हैं गहरी सोच में। कुछ समय के बाद कैलिन बोलती ओल्ड स्नेक मुझे ज़ोन 17 में सोल क्लैन की सारी एक्टिविटीज के बारे में बताओ और साथ में मुझे उनके ओवरसीयर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं उससे खुद एक बार मिलना चाहती हूँ। ये काम शेफू के लिए भी कठिन होता है लेकिन वो तब भी नोट कर देती है। शेफू समझ नहीं पा रही थी कि कैलिन को सोल क्लैन में इतना इंटरेस्ट क्यों है। लेकिन नई क्वीन होने की वजह से शेफू सपोर्ट में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। वो कहती है माई क्वीन अब मैं जाना चाहूंगी आप भी आराम करिए। कुछ दिनों में हमारी फोर्सेस तैयार हो जाएंगी और तब समय होगा ज्वालिन रॉयल फैमिली से बदला लेने का। ये कह के हॉल से शेफू का फिगर भी गायब हो जाता है। एमेथिस्ट थ्रोन पे बैठी रहेगी अकेली कैलिन खिड़कियों के बाहर इस तरीके से देखती है जैसे वो अपनी नजरों से दुनिया की सतह को चीरना चाहती हो। कैलिन कहती है मैं जब भी चिंगी और चिंगियान को देखती हूँ मुझे शाओ शाओ की याद आती है। मैं सोचती हूँ कि मेरी बच्ची क्या कर रही होगी। अगर मेडुसा ट्राइब के लीडर्स ऐसे सीन को देख पाते तो शायद सबके जबड़े जमीन से टकरा जाते। वो कहती है जियान जैसे मेरे मेडुसा ट्राइब के मैटर्स खत्म होते हैं और तुम्हारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन का कंपटीशन चलो हम इस जगह को छोड़ देते हैं मुझे घर की याद आ रही है। इसी के साथ नजारा फिर से बदलता है। ये ज़ोन 17 का एक अकेला सा इलाका था। काफी फैले हुए जंगल और पहाड़ों की श्रृंखला के बीच में एक बिखरा हुआ सा घर मौजूद होता है। हम इसमें 2 शैडोई फिगर्स को खड़े होते हुए देखते हैं। इनमें से एक पूछता है कैसी प्रोग्रेस चल रही है। दूसरा फिगर बोलता है ज्वालिन रॉयल फैमिली ये इस बार हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। लगता है हमसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुन के पहले फिगर की आंखें पैनी हो गई थी। वो कहते हैं ओ ऐसी बात है ज्वालिन रॉयल फैमिली को हमारी कोऑपरेशन से हमेशा फायदे हुए हैं। हम सोल्स को कलेक्ट करते हैं और वो कीमती खजानों को। फिर वो अचानक से हमसे क्यों मुंह फेर रहे हैं। क्या वो सोलोमन सैक्ट बीच में आ रहा है। ये सुन के दूसरा फिगर बोलता है इम्पॉसिबल। सोलोमन सैक्ट का मास्टर बस एक हाफ इमोर्टल की स्ट्रेंथ को रखता है। किंग ज्वालिन और उसका पिता कोई मूर्ख नहीं है। इस जगह पे कुछ और समय तक शांति फैली रहती है। फिर पहला वाला फिगर बोलता है लगता है ज्वालिन रॉयल फैमिली को किसी और का सपोर्ट मिल गया है और ये सपोर्ट हमसे भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जब हेडक्वार्टर्स में खबर भेजो एक और दूसरे लेवल के एक्सपर्ट की रिक्वेस्ट करो। मैं फील कर पा रहा हूँ कि बहुत जल्दी ज़ोन 17 में काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। दूसरा फिगर गायब होने से पहले नोट करता है ये धुएं बदल के ज्वालिन कॉन्टिनेंट के किनारे की तरफ चला गया था। घर में अकेला वो ब्लैक फिगर खड़ा रह जाता है। वो कहता है किंग ज्वालिन और उसका फादर ये दोनों सच में इंटरेस्टिंग है लेकिन अपने अंत को तुम रोक नहीं सकते। तुम्हारी किस्मतें लिखी जा चुकी है। हमारे सोल क्लैन को हमेशा सोल्स की जरूरत रही है। तुम्हें पीछे से सपोर्ट करने वाला चाहे कोई भी हो वो तुम्हारी डेस्टिनी को बदल नहीं पाएगा। इस बार हम शांति से बैठ के पूरी कियोस को देखेंगे और एंड में जाके सारी सोल्स हमारी होंगी। ये इस बंदे के आखिरी शब्द होते हैं क्योंकि इसके बाद इस घर में डरावनी हंसी की आवाज गूंजती है। हाँ गाइस तो देख रहे हो स्टोरी कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रही है। सारे फैक्शंस अपने प्लान्स बना रहे हैं और एक बहुत बड़ी बैटल की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ कब कौन किसकी बैंड बजाएगा ये प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्योंकि जिया ने हमारा मेन कैरेक्टर सवाल ये उठता है कि वो सबसे बड़ा विजेता कैसे बनेगा। खैर जो भी हो लेकिन अगर आप अभी तक हमारे साथ बने रहे हो तो हम साथ में उस कियोस को एंजॉय करने वाले हैं। जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं खिचड़ी। बेसिकली कियोस का मतलब खिचड़ी होता है क्योंकि हम खिचड़ी में कुछ भी डाल सकते हैं। मैं तो टमाटो कॉर्न सब ट्राई कर चुका
चुका हूँ। क्या आपने ट्राई किया? कमेंट्स में लिख के बताओ। और अगर आप फ्यूचर में भी लगातार ऐसे एपिसोड्स को देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को और बनो हमारी हेल गार्डन फैमिली का हिस्सा। और अगर आप पहले से ही हमारे साथ हो तो आपको डेफिनेटली स्टोरी मजा आ रहा होगा। आप रिलीज होने वाले एपिसोड्स को और भी जल्दी देखना चाहते होगे। बस इसी परेशानी को सॉल्व करता है हमारा अर्ली एक्सेस प्रोग्राम, जिसे आप एंजॉय कर सकते हो हेल गार्डन की मेंबरशिप का हिस्सा बन के। ज्वाइन का बटन सब्सक्राइब के साइड और चैनल की होम पेज पे मिलेगा। लेकिन इससे पहले तुम लोग भागो, जरा कमेंट्स में लिख के बताओ कि आज की एक्सप्रेशन आपको कैसी लगी है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जल्दी से लेको। तब तक मैं पानी पी के आ रहा हूँ। और हाँ, वीडियो को करते हैं क्लोज। स्टे सेफ, टाटा, बाय बाय।